कि बहुत बार ऐसा है कि पीएमएस कॉमन समझा जाता है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम, चिड़चिड़ापन तो होने ही वाला है, तो ऐसा नहीं है। पीसीओडी के फिर स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या होते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस का इसके साथ क्या रिलेशन होता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी होता है और पीसीओडी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो इसके बीच में रिलेशन क्या आता है? 10 में से एक हाथ दो जो लड़कियां रहती थी उसमें पीसीओडी ये रिपोर्ट मिलता था, लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो 10 में से एक या दो में नहीं रहता है, बल्कि 8 में रहता है। पॉलीज का मतलब मल्टीपल, बहुत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है तो सिस्ट ज़्यादा है, लेकिन ओवेरियन सिस्ट जो है उसमें कुछ अलग ही निदान हमारा बहुत बार हो जाता है, जैसे कि ज्वर है, पांडु है या फिर ग्रहणी है, ऐसे निदान उसमें हो जाते हैं। सो हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसके लिए पीसीओडी है। पीसीओडी है, इसके लिए हार्मोनल इम्बैलेंस है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वैद्य वरुण खरे और आज के इस एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमें फिर से एक बार वैद्य गौरी मैम के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला है। तो आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे दुनिया भर की कई सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, जिसे कॉमनली पीसीओडी या पीसीओएस भी कहते हैं। 10 में से 6 से 7 महिलाओं को या लड़कियों को आजकल पीसीओडी की समस्याएं दिखाई देती है। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? अच्छे हो। तो बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि 10 में से 6 या 7 लड़कियां जो क्लिनिक में आती है उनको कई मर्तबा पीसीओडी की या पीसीओएस की शिकायत रहती ही है। अगर पीसीओडी पीसीओएस नहीं है तो इर्रेगुलर मेंसेस होते हैं, डिलेड मेंसेस होते हैं, अमेनोरिया रहता है। तो ये इतना ज़्यादा आजकल बढ़ने लगा है, इसके पीछे के कारण क्या है मैम? राइट, जैसे कि हम पीसीओडी कहेंगे, मेरा जो भी प्रैक्टिस चालू हुआ 23 इयर्स बैक, अगर हम देखेंगे 10 में से एक हाथ दो जो लड़कियां रहती थी उसमें पीसीओडी ये रिपोर्ट मिलता था, लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो 10 में से एक या दो में नहीं रहता है, बल्कि 8 में रहता है। इतना उसका जो है कॉमन हम देख सकते हैं। इसका अगर कारण हम देखें तो बेसिकली ये लाइफस्टाइल डिसीज ऐसे ही कहा जाता है, आयुर्वेद के नज़रिए से भी और मॉडर्न मेडिसिन के नज़रिए से भी। लाइफस्टाइल क्या है अगर हम देखेंगे तो जनरली ये देखने के लिए मिलता है कि जो मेट्रोपोलिटन सिटीज़ है उसमें ये ज़्यादा रहता है, बिकॉज स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है, कंपटीशन ज़्यादा रहती है, लिथार्जी ज़्यादा रहती है, वर्क का लाइफ का बैलेंस नहीं रहता है, एक ही जगह पर बैठ के घंटों काम चलता है। इसमें आपका शरीर का मूवमेंट नहीं हो रहा है। ऐसे केसेस में वेट बढ़ने के लिए चालू हो जाता है। फिर मेंसेस डिले होते हैं। मेंसेस डिले होते तो शुरुआत में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना, एग्जैक्टली मुझे तकलीफ नहीं है ऐसा, लेकिन ये तकलीफ ज़्यादा आगे जाके देने वाला है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो बेसिकली लाइफस्टाइल डिसीज़ हम कह सकते हैं। स्ट्रेस तो उसमें है ही, और आयुर्वेदिक एंगल से अगर इसको हम देखेंगे तो इसमें क्या है ना कि जो प्राकृतिक मेंसेस है वो कभी आना चाहिए, तो मासी ऐसे कहा गया है, मंथली आने चाहिए। ये महीना जो है ना वो चंद्र के ऊपर निर्भर करता है, यानी 28 डेज का साइकिल होना ये नॉर्मल है। ओके, जैसे कि चंद्र में हम देखते हैं कि वैक्सिंग वैनिंग रहता है, यानी उसका आकार कम होता है, बड़ा होता है। जैसे कि उसका परिणाम हमें सबको पता है कि जो वाटर बॉडीज़ है पृथ्वी के ऊपर, उसके ऊपर रहता है, वैसे ही हमारे शरीर के जो वाटर बॉडीज़ रहते हैं उसके ऊपर भी इसका परिणाम रहता है। इसी के कारण ये जो हॉर्मोन्स रहते हैं उसके ऊपर ये चंद्र का प्रभाव बहुत बड़ा रहता है, और इसके लिए हमें ऐसा 28 डेज का साइकिल जनरली देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत बड़ा सुनामी जैसे आ जाता है, या फिर वायु की विकृति होती है, उसमें ये गुरुत्वाकर्षण है वो रोल प्ले करता है। वैसे ही शरीर में अगर वायु की विकृति होती है तो ये विकृतियाँ, यानी जैसे पीसीओडी कहा गया है, ऐसे अलग अलग मेंसेस के जो विकृतियाँ हैं वो देखने के लिए मिलती है। ओके मैम, आयुर्वेद में बीज ग्रंथि का जो वर्णन है वो किधर मिलता है और बीज ग्रंथि की रचनाएं किस प्रकार से रहती है? आयुर्वेद का जो वर्णन है उसमें शंखनाभ्याकृता योनि त्रैवर्ता सा प्रकृतिता ऐसे कहा गया है। त्रैवर्ता योनि है। एक के अंदर एक ऐसे 3 आवर्त उसमें है, और जो तीसरा अंदर का आवर्त है उसमें गर्भशैया बनता है और गर्भ की उत्पत्ति उसमें होती है, ऐसे कहा गया है।
सो ये जो 3 आवर्त है, सो शंखनाभि जैसा उसका एक टिपिकल एक्सिस है। जैसे कि हम देखते हैं वजाइना टू सर्विक्स एक एंगल रहता है, सर्विक्स टू बॉडी ऑफ यूट्रस दूसरा एंगल रहता है, जो ऐसा टिपिकल ऐसा तरीके का एंगल है। सो वैसा ही एंगल शंख में भी देखने के लिए मिलता है, इसके लिए शंखनाभ्याकृता योनि ऐसा कहा गया है। और एक महत्वपूर्ण बात, एक जस्ट जाते जाते चिकित्सा के बारे में मैं इधर ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर त्रैवर्ता योनि में दिक्कतें हैं ना, तो इस शंख भस्म का प्रयोग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि उसके एनालॉजी ही है दोनों की इसके लिए। और अगर हम देखेंगे कि समुद्र पंचक जो है कि जिसमें शंख, शौक्तिक, कपर्दिक, प्रवाल वगैरह है, सो इसमें सिर्फ शंख ऐसा है कि जिसका फलश्रुति है उसमें तारुण्य पिटिकाहर कहा गया है, बाकी किसी में तारुण्य पिटिकाहर नहीं है। और तारुण्य पिटिका किधर आते हैं ज़्यादा, तो पीसीओडी में ज़्यादा एक्ने आते हैं, ऐसे हमें देखने के लिए मिलता है। तो शंख भस्म जो है ना, इसका परिणाम इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। अर्थात चिकित्सा के बारे में हम कहेंगे ही, लेकिन नाम जो आयुर्वेद में देते हैं या फिर कोई भी शास्त्र में जो हमारे ग्रंथ में कुछ भी नाम है ना, उसका महत्व भी बहुत ज़्यादा रहता है, ये हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए ऐसा। मैम, हम अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि पीसीओडी जो होती है तो वो किस प्रकार से होती है, क्योंकि मतलब ओवरी के ऊपर एक वाटर का बबल आना, ऐसे उसका स्वरूप दिखता है, तो ये कैसे निर्माण होती है, उसकी संप्राप्ति कैसे होती है? राइट, पीसीओडी अगर हम कहेंगे तो उसका मतलब ही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज ऐसा है। पॉली इसका मतलब मल्टीपल, बहुत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, तो सिस्ट ज़्यादा है। सिस्ट इसको हम क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा सैक कि जिसके अंदर पानी है, राइट। ओवेरियन डिसीज, ये ओवरी में होता है, इसके लिए ओवेरियन डिसीज ऐसा कहते हैं। सो जनरली इसमें क्या रहता है ना कि जो ओवरीज रहते हैं उसमें नंबर ऑफ फॉलिकल्स रहते हैं, वो हर फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे बढ़ने के लिए चालू हो जाता है। जैसे हम फॉलिकुलर स्टडी में भी वगैरह देखते हैं कि उसका साइज़ कितना है, 18 mm हुआ है, 22 mm हुआ है, इस तरीके से जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ता है वैसे वैसे वो पेरीफेरी में आ जाता है ओवेरी के, और उसमें लगभग डे 14 को ओव्यूलेशन होता है। ये ओव्यूलेशन जब भी होता है तभी अगर किसी कारण से वो ओव्यूलेट नहीं हो पाता है तो वो ओवम जो है वो अंदर ही अंदर डिजेनरेट हो जाता है, और डिजेनरेशन के समय उसमें एक टिपिकल द्रव या फिर उसमें पानी भर जाता है, तो इसके लिए उसको सिस्ट बोलते हैं। सो वो फिर से टूटता नहीं है या फिर वो बाहर नहीं आता है, वो एक सिस्ट इस तरीके से ये साइकिल में बन गया, नेक्स्ट साइकिल में और बन गए, उसके नेक्स्ट साइकिल में और बन गए, ऐसे करते करते वो मल्टीपल हो जाते हैं और फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज ऐसे उसको कहते हैं। बेसिकली इसमें अगर हम देखेंगे ना तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में हम ये देख रहे हैं कि उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, यानी सॉरी स्त्री बीज की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो स्त्री बीज की उत्पत्ति जो है वो किससे निगडित है, तो गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसका थिकनेस भी वो एनालॉजी से बढ़ता है, सो उसमें भी दिक्कतें हैं। सो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो एंडोमेट्रियल थिकनेस भी नहीं बढ़ रहा है, सो पीरियड्स नहीं आएंगे, सो इस तरीके से पीरियड्स डिले हो जाते हैं। ओके, तो इससे मैम वात, पित्त और कफ इसका कैसे रिलेशन लगाया जाए, मतलब वात की प्रकृति वाले फीमेल की पीसीओडी अलग रहेगी, पित्त की अलग रहेगी, कफ की अलग रहेगी, या सब में मेजर चीज़ें सेम ही दिखेगी? बेसिकली अगर हम देखेंगे ना तो कोई भी जो मासिक धर्म या साइकिल रहता है, सो उसका जो पहला पड़ाव है कि जब भी पीरियड्स चालू हो जाते हैं फिर नेक्स्ट साइकिल चालू हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि जिसमें पीरियड्स बंद होते हैं, यानी डे 5 जिसको कहा जाता है। सो उससे वो एंडोमेट्रियम धीरे धीरे बनना चालू हो जाता है, फॉलिकुलर बढ़ना चालू हो जाता है। सो वो कफ का फेज है, बीच में का जो फेज रहता है वो पित्त का फेज रहता है उसके बाद में, जैसे कि वयोः रात्रि भुक्तानाम तेंत मध्यादिगाक्रम, कोई भी जो साइकिल है उसमें पहला जो है वो कफ का साइकिल है, फिर पित्त आ जाता है। सो ये पित्त जब भी आ जाता है ना तभी ये चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सो फॉलिकल है वो मैच्योर होके ओव्यूलेट होना, ये बात उसमें हो जाती है। और फिर क्या हो जाता है, फिर वायु की उसमें प्रबलता आ जाती है, और फिर वो वायु ना नियंत्रे, इस तरीके से वो वायु के कारण वो स्राव हो जाता है। सो ये नॉर्मल तीनों दोष जो है वो एक साइकिल में काम करते हैं। लेकिन इसमें अगर वायु की विकृति है तो क्या हो जाएगा, इरेगुलर मेंसेस हो जाएंगे।
सिर्फ कफ की विकृति है तो ऑलवेज डिलेड साइकिल्स ऐसे हो जाएंगे। और पित्त की विकृति अगर उसमें दिखती है तो अर्ली मेंसेस यानी पॉलीमेनोरिया जिसको हम कहते हैं ऐसा हो जाएगा। सो दोष कौन सा है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि पीरियड्स कैसे आने वाले हैं। मैम पर ऐसे भी दिखता है कि ये सारे लक्षण हमें पीसीओडी में भी दिखते हैं, ओवेरियन सिस्ट में भी दिखते हैं, तो ये क्या दोनों अलग बीमारियां हैं या सिम्टम्स सेम है लेकिन बीमारी मतलब सिम्टम्स अलग है लेकिन बीमारी एक ही है? क्या पीसीओडी अलग है और ओवेरियन सिस्ट है वो अलग है। ओवेरियन सिस्ट में अगर देखा जाए तो सिंगल ओवेरियन सिस्ट रहता है जनरली, और पीसीओडी है उसमें मल्टीपल सिस्ट है लेकिन छोटे छोटे सिस्ट रहते हैं, राइट। सो ये मेजर है। ओवेरियन सिस्ट अगर हम देखेंगे तो उसका साइज बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे कि 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इतना भी बड़ा हो सकता है, यानी इतना तक, यानी एक जो मौसम्बी रहते हैं उतने तक भी वो साइज चला आता है। पीसीओडी में वो साइज कभी भी रीच नहीं होता है, वो साइज छोटा ही रहता है। पीसीओडी के लक्षण हम देखेंगे तो कफ की विकृति के अनुसार वो देखने के लिए मिलते हैं, उसमें मेदों की विकृति भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ओवेरियन सिस्ट जो है उसमें कुछ अलग ही निदान हमारा बहुत बार हो जाता है, जैसे कि ज्वर है, पांडु है या फिर ग्रहणी है, ऐसे निदान उसमें हो जाते हैं। सो पीसीओडी अलग है और ओवेरियन सिस्ट अलग है, ये हमेशा से ध्यान में रखना है। मैं इधर एक केस जस्ट शेयर करना चाहूँगी। हमारे पास एक पेशेंट आई थी कल्याण से डोंबिवली के क्लिनिक में। सो उसके पहले 2 बार ऐसा हुआ था कि आफ्टर मैरिज उन्होंने जब भी सोचा कि अभी कंसीव करना है, सो आजकल के कपल्स ऐसे रहते कि सब पहले देख लेते हैं कि सब बराबर है ना। सो सोनोग्राफी वगैरह उसने किया, सो उसमें उसको 6 सेंटीमीटर का एक ओवेरियन सिस्ट है, सिंगल ओवेरियन सिस्ट। सो रिपोर्ट आने के बाद एकदम घबरा गए, फिर गए पैनिक हुए। सो उनको बताया कि ये अभी पंक्चर करना पड़ेगा। सो वेंट टू वन डॉक्टर, उन्होंने वो लेप्रो करके उनका पंक्चर वगैरह किया। फिर वो किया है, इसके लिए आपको 3 महीने वेट करना है, वेट करो फिर देखेंगे ऐसे कहा। फिर 3 महीने वेट करने के बाद उन्होंने और भी 3 महीने जाने दिया, 6 मंथ वेट किए। फिर उसके बाद में फिर से सोनोग्राफी किया। सो तो उसमें वापस उतना ही 6 नहीं तो 7 सेंटीमीटर का सिस्ट वापस आ गया। सो सेकेंड टाइम भी ऑपरेट किया, फिर 6 मंथ का वेट किया और उसके बाद में फिर से सोनोग्राफी किया तो फिर से सिस्ट आ गया, वही उतना ही 6 सेंटीमीटर। सो अभी क्या करें? दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन कि एवरी टाइम यू हैव टू कट इट, राइट। सो तभी पेशेंट हमारे पास आए थे। सो उसके बाद में उसका पूरा जो अगर हिस्ट्री लिया ना तो उसका निदान ज्वर आया। सो इसका कारण ये है कि बहुत बार ऐसा है कि पीएमएस कॉमन समझा जाता है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम, चिड़चिड़ापन तो होने ही वाला है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं कहा गया है। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में था, उसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा था, और बाकी जो है वो इवनिंग राइज जो बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं वैसे उसको लग रहा था। तो उसके अनुसार हमने उसका मेडिसिन चालू किया और ज्वर के लिए चिकित्सा दी। सो उसमें जो है वो पुनरावर्तक ज्वर, क्योंकि मेंसेस रेगुलरली आते हैं, सो इसके लिए बार बार आने वाला और बार बार चिड़चिड़ापन बढ़ने वाला, इसके लिए पुनरावर्तक ज्वर यूज़ किया था। हट्टी तापाचा काढ़ा जो है वो उसमें दिया था। फिर और उसमें विकृति अगर इसमें हो रही तो इसके लिए बृहत्वाच चिंतामणि का भी उपयोग किया था। सो ये करने के बाद उसको कहा कि हम अभी सोनोग्राफी वगैरह करेंगे वगैरह। सो इतने में ही वो रिपोर्ट लेके आई कि वो कंसीव हो गए। सो इतनी अच्छी बात भी उसमें हो जाती है। सो से जो है वो रिग्रेस हुआ था और वो पेशेंट कंसीव हुए। सो उसमें जो उत्तर बस्ती किए थे, हम बहुत बार ऐसा है ना कि उत्तर बस्ती जब भी करते हैं तो हम एक ही एंगल से बहुत बार सोचते हैं। सोचते आप रहेंगे तो अच्छी बात है, मैं ऐसा दावा नहीं करती, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक शार तेल यूज़ करना है अगर ट्यूबल ब्लॉक है, या फिर इनफर्टिलिटी है तो फलघृति यूज़ करना है। इससे आगे हम ज़्यादा देखते नहीं हैं जनरली। सो उसमें हमने ये विचार किया था कि अगर इसका ज्वर निदान कर रहे हैं तो इसका उत्तर बस्ती भी हम ज्वर के जो अध्याय है उसके फलश्रुति वाला लेंगे। तो इसके लिए किरातादि तेल करके आया है, वो उसके इसमें यूज़ किया था उत्तर बस्ती में। और 3 साइकिल्स होने के बीच में ही पेशेंट कंसीव हो गई। इतना अच्छा रिजल्ट भी हो सकता है। सो ये सिस्ट अलग रहते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है। और पॉलीसिस्टिक ओवेरी है वो डिफरेंट रहती है। मतलब इधर रिपोर्ट में दिख रहा था कि सिस्ट ओवेरियन सिस्ट और निदान निकला उसका ज्वर। अच्छा। सो इस तरीके से हमें निदान जो है ना वो आयुर्वेदिक पद्धति से ही हमेशा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा मैम, पीसीओडी के फिर स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या होते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस का इसके साथ क्या रिलेशन होता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी होता है और पीसीओडी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो इसके बीच में रिलेशन क्या आता है? इसका आंसर ऐसा है कि पहले अंडा या मुर्गी, ऐसा रहता है।
सो हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसके लिए पीसीओडी है। हाँ। पीसीओडी है, इसके लिए हार्मोनल इम्बैलेंस है। imbalance जब भी वो सिस्ट बनता है तो मैंने कहा कि वो अंदर का जो ओवम है वो डिजेनरेट हो जाता है, उसमें एक द्रव भर जाता है कि Correct. जिसमें हॉर्मोन्स हैं। ये जो हॉर्मोन्स रहते हैं वो जनरली फैट सोल्यूबल हॉर्मोन्स है। इसके लिए क्या होता है, फैट बढ़ती है, तो फैट बढ़ती है तो वापस वेट बढ़ता है। वेट बढ़ने के कारण क्या होता है, लिथार्जी बढ़ जाती है, फिर से एक बार स्ट्रेस बढ़ जाता है और फिर से पीसीओडी होता है। वो साइकिल कंटिन्यू होता है। Okay. इसके लिए उसको ब्रेक अगर करना है तो वर्कआउट करना चालू करना है, योगासन प्राणायाम ये करना ज़रूरी है, लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि आयुर्वेदिक कोई भी नज़दीक जो डॉक्टर है उनसे जाके सलाह लेके दवा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। आयुर्वेद में जो रजस्वला परिचर्या बताई है, क्या इसका भी पीसीओडी के साथ कुछ लिंक है, या रजस्वला परिचर्या नहीं करने की वजह से ही पीसीओडी हो सकते हैं, ऐसे कुछ है? राइट। मैं बहुत सारे समय ऐसा कहती हूँ कि अगर रजस्वला परिचर्या अच्छी तरीके से की जाती है तो सगर्भावस्था आने में दिक्कत नहीं होती है। सगर्भावस्था अवस्था में अगर गर्भिणी परिचर्या हम फॉलो करते हैं तो सूतिका अवस्था में विकृति नहीं होती है, यानी डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद हो जाती है। अगर सूतिका परिचर्या हम अच्छी तरीके से करते हैं तो सूतिका परिचर्या अच्छी तरीके से करने के कारण जो टिपिकल जो वुमेन के रिलेटेड जेरियाट्रिक जो है, जैसे कि यूटेरिन प्रोलैप्स वगैरह है, वो बातें नहीं होती है। सो स्त्री का अगर पूरा लाइफ अच्छा होना है तो इसके लिए परिचर्या जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे कि ये जो रजस्वला परिचर्या कही गई है उसमें शुरुआत में ही कहा गया है कि तत पुष्प क्षणादेवम कल्याण ध्यायिनी त्रयम मृजा अलंकार रहिता दर्भ संस्तर शायिनी वगैरह। सो पहला ही बात है कि कल्याण ध्यायिनी, और हम क्या करते हैं, एकदम चिड़चिड़ापन रहता है, राइट। सो वो पहले कम करना है, क्योंकि क्या इसका मतलब क्या है कि हाँ ठीक है चिड़चिड़ापन है, उसका राग जो आता है उसको दबा के रखना है, ऐसा नहीं। अंदर से ही राग नहीं आना चाहिए, ऐसी बात है, क्रोध नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए, इसका कारण ये है, जब भी ये शेड ऑफ होता है एंडोमेट्रियम तो उसी में अंदर से नया एंडोमेट्रियम चालू होना प्रोसेस हो जाता है, राइट। सो जब भी पुराण रज निकल रहा है तब भी नवरज की अवस्थिति उसमें हो रही है। उस नवरज की अवस्थिति में अगर चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, तो पित्त विकृति उसमें देखने के लिए मिलेगी, और इसके लिए गर्भशैया अच्छी नहीं बनती है। सो ट्रायलेड रिच विद ब्लड सप्लाई स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलता है, और फिर दिक्कतें इनफर्टिलिटी में वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। सो इसके लिए परिचर्या महत्वपूर्ण है। और उसमें क्या कहा गया है, जो अगर हम देखेंगे कि उसको रेस्ट लेना है, या फिर दर्भ संस्तर शायिनी, ऐसा जो संस्कृत और इसका जो है ना, चटईवर झोपावे, इट्स नॉट लाइक कि चटई, संस्तर ऐसा कहा गया है कि जो अच्छे से गर्म हो उसके ऊपर सोना है। ये दर्भ ही क्यों है, सो दर्भ जो है वो हमारे मानसिक आवेग जो है उसको कंट्रोल में रखने के लिए मदद करता है। हम अगर देखेंगे तो कोई रिचुअल्स रहते हैं, सो उसमें भी दर्भ के अंगूठियाँ पहनी जाती हैं। सो दर्भ का पानी जो पित्तज उन्माद या फिर पित्तज विकृति या फिर क्रोधावस्था ज़्यादा आता है तो उसमें भी अगर दर्भ डाल के पानी सेवन किया जाता है तो मानसिकता जो है वो कंट्रोल में रहने के लिए मदद होती है। तो इसके लिए दर्भ संस्तर शायिनी, यानी क्रोध नहीं करना है, कल्याण के ध्यान करना है, इसके लिए वो करना है, ऐसा है बात। फिर उसके बाद में क्या खाना है, तो क्षैरेयम यावकम स्तोकम कोष्ठ शोधन कर्षणम पर्णेशरावे हस्ते व भुंजित ब्रह्मचारिणी। इसमें ऐसा कहा जाता है कि पर्णेशरावे हस्तेवा, उसको कुछ भी दे दो, ऐसी बात नहीं है। पर्णेशरावे हस्तेवा इसका मतलब ऐसा कि क्वांटिटी कम होना चाहिए, हाथ में लेने के लिए जितना आपके होता है उतना ही खाना लेना है। सो क्यों कम खाना है, क्योंकि इसमें रस के कारण नवरज की उत्पत्ति हो रही है। रस में अगर विकृति होगी तो नवरज में विकृति होगी। सो इसके लिए रस के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अगर रस धातु हमें प्राकृत बनाना है तो उसके लिए अग्नि के ऊपर लोड नहीं होना चाहिए। अग्नि प्राकृत होने के लिए आहार के ऊपर लोड नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर हम स्तोक यानी थोड़ा ही क्वांटिटी में खाना खाते हैं तो क्या हो जाता है, रस विकृति नहीं होगी, फिर रज भी अच्छी तरीके से प्राकृत बन जाएगा। सो ये बातें उसमें कही गई हैं, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। रोज कितना खाना है ऐसा अगर कहा जाता है तो हमारे मुट्ठी में जितना बनता है ना उतना 2 मुट्ठी खाना जो है हमें बताया है, इतना ही खाना चाहिए, ऐसा है। सो हम इतना नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, राइट।
तो इसके लिए अग्नि के ऊपर लोड आता है, सामता आती है, और वही सामता ये एंडोमेट्रियम में भी देखने के लिए मिलती है। वही सामता जो है वो पीसीओज में भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वो फूट नहीं पाता है, क्योंकि पित्त का काम उसमें अच्छी तरीके से नहीं होता है। इसके लिए एक और एक छोटा सा सवाल है मैम, बहुत बार मेरे प्रैक्टिस में भी मैंने ऐसे देखा है कि अगर डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या गृहिणी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस औरत को पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या ये बात सही है? करेक्ट, ये ऑब्जर्वेशन एकदम बराबर है। बहुत बार इसका विचार कैसा करना चाहिए ये हम सोच रहे थे। सो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया कि अलग अलग ग्रंथ पढ़ने चाहिए। सो ज्ञानेश्वरी में एक ओवी आई है कि पचून विष्ठेच्या दाथरी उकडोनी नवमासांतरी गर्भिणी जैसी। सो इसका मतलब क्या है कि गर्भिणी जो है वो पुट में बॉईल हो रहा है। सो कैसे तरह पचून विष्ठेच्या दाथरी, विष्ठेच्या दाथरी इसका मतलब है पुरुषधरा कला। ओके, सो पुरुषधरा कला जो है उसका परिणाम गर्भ के ऊपर आता है पचन होने के लिए। राइट, जैसे कि हम स्थाली पाक सोचते हैं, यानी गृहिणी है, सो अग्नि जो है, अग्नि ऊपर की ओर उसकी शिखा है। जब तक पहला दूसरा अवस्था पाक होता है तब तक वो अग्नि के कारण होता है, और तीसरा अवस्था पाक यानी पुरुषधरा कला जो है उधर, या फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन आजकल की भाषा में अगर हम कहेंगे, सो उधर का जो पचन है वो स्थाली पाक के अनुसार होता है। अग्नि ऊपर है और नीचे अगर हमने कुछ रख दिया तो वो ड्राई हो जाता है। या फिर अगर हम भिगोए हुए कोई भी मूंग जैसी अगर उसमें रख देते हैं तो वो स्प्राउट हो जाते हैं, क्योंकि उष्णता के कारण होता है। ऐसे ही ये गृहिणी की जो उष्णता है उसके कारण एंडोमेट्रियम का पचन होता है। और इसी के लिए अगर गृहिणी है तो मेंसेस में दिक्कतें देखने के लिए मिलती है। या फिर टिपिकली अगर हम कहेंगे तो कफज गृहिणी या फिर प्रवाहिका अगर पेशेंट को है तो उसका परिणाम इसमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। मैं इसका एक केस ज़रूर कहना चाहूँगी। एक पेशेंट आती थी, पीसीओडी की ही थी। सो हमने मेडिसिन चालू किए, फिर मेडिसिन देने के बाद उसके मेंसेस रेगुलर आने लगे। अभी पूछेंगे कि क्या क्या मेडिसिन है। सो सिंपल मेडिसिन की, जैसे कि अनंता मंजिष्ठा फांड है, शंख भस्म का प्रयोग उसमें किया था, या फिर कार्पासमुलास और दशमूलारिष्ट, जैसे 5th से 21st डे और 22nd डे से पीरियड आने तक इस तरीके से दिया था। फिर मेंसेस उसके रेगुलर आने लगे। मेंसेस रेगुलर आने लगे ना, तो हमने उसको कहा कि ठीक है, अभी नेक्स्ट मेंसेस आ जाते हैं तो हम मेडिसिन अभी बंद करवाते हैं, क्योंकि बाकी अभी ठीक है। सो उसी महीने में पीरियड नहीं आए उसके, फिर से डिले हो गया। सो उसका जो केस टेकिंग लेते थे ना, सो उसमें उसको पूछा कि आपने क्या चेंज किया है खाने में। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने वेट बढ़ाने के लिए रोज एक केला चालू किया है, ऐसा कुछ, या फिर उसको इंस्ट्रक्टर ने कुछ बोला था ऐसा। सो केला जो है वो कहेंगे तो हम गृहिणी, कफज गृहिणी टिपिकली का कारण होता है। सो वो विकृति है तो रज का पाचन धीरे से हो जाएगा, देरी से हो जाएगा, फिर पीसीओडी में वापस परावर्तित होता है। सो खाना जो है वो भी उसमें इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना जरूरी। अच्छा, अगर गर्भिणी के लिए जो परिचर्या आई है, यानी गर्भिणी होने के लिए ऋतुमती स्त्री की जो परिचर्या है उसमें अगर है ना, तो इसमें पित्तलम ऐसा आया है। नारीम तैलेन माशेश्च पित्तल समुपाचरित। पित्तल उसको क्यों देना है? ओव्यूलेशन के लिए, वो फूटना जो है ना, वो उसके लिए पित्तल आना जरूरी है। जो पेशेंट्स रहते हैं कि जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है, ऐसे जो केसेस रहते हैं ना, उसमें हम पेट पर लगाने के लिए, अगर उसका फॉलिकुलर स्टडी चालू है 18, 20, 22 mm तक गया है, सो इसके आगे जाएगा तो सिस्टिक फॉर्मेशन हो जाएगा। सो ऐसी केसेस में हम उसके लोअर एब्डोमेन पर लगाने के लिए कुछ लेप देते हैं, जिसको विस्फोटक लेप कहते हैं। सो ये लेप कौन कौन से रहते हैं कि जो द्रव्य विस्फोट होके बाहर निकलते हैं, या फिर जो विस्फोटक पद्धति के हैं, जैसे कि मरीच है, सरशप है, उसका लेप लगाने के लिए बोल दिया ना, तो नेक्स्ट डे ओव्यूलेशन हुआ है ऐसा रिपोर्ट आ जाता है। सो ये विस्फोट का अर्थ है, यानी पित्तल ही क्यों कहा गया है, तो ये उसका। अच्छा मैम, इसी के साथ हमें थोड़ा योगासन और प्राणायाम का पीसीओडी के पेशेंट में किस प्रकार से लाभ मिल सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा गाइड कीजिए ना। राइट, जैसे कि शुरुआत में ही हमने कहा कि ये लाइफस्टाइल डिसीज है, तो लाइफस्टाइल सुधारना ये उसका आंसर है। सो जैसे ही जल्दी उठना है, व्यायाम करना है, ये इम्पोर्टेंट है। सो उसमें व्यायाम कौन सा करना है, तो कोष्ठ व्यायाम और शाखा व्यायाम, ये दो कोई पद्धति के व्यायाम कहे गए हैं।
आजकल अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग शाखा व्यायाम के ऊपर ज़्यादा ध्यान Focus देते हैं, करते हैं। लेकिन योगासन करना ये इंटरनल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी Right, रहता है। सो योगासन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। सो सूक्ष्म व्यायाम जो है उसे वार्म अप करना है, वो तो रेगुलर करना चाहिए। इसमें स्पेसिफिक कुछ आसन है कि जो ज़रूर करने चाहिए। उसमें तित्तल्यासन जो कहते हैं वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि पेल्विक फ्लोर उससे बनती है और वायु की गति प्राकृत हो जाती है। दूसरी बात है मार्जारासन जो कहा गया है, कैट एंड कैमल पोस्चर, उससे गर्भाशय के जो वायु की विकृति रहती है ना, कि वायु का अनुलोम होना या फिर अपान जो है वो अनुलोमित अवस्था में रहना, ये बात उसमें हो जाती है, इसके लिए वो करना ज़रूरी है। तीसरी बात है कि योग मुद्रासन जिसे कहा जाता है, यानी वज्रासन के पोस्चर में बैठ के दोनों मुष्टि बना के जो दोनों इंग्वानल है उधर रख के फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। ऐसे अगर करते हैं तो वायु की विकृति दूर हो जाती है। दूसरी बात है कि ओवरीज के ऊपर प्रेशर होने के कारण क्या हो जाता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर थोड़ा सा उसमें बढ़ता है, तो उसके लिए उसका सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उसमें पीसीओएस होने के चांसेस कम आ जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग आसन हैं। और भी अगर प्राणायाम हम देखेंगे तो उसमें भस्त्रिका का प्रयोग करना चाहिए अगर डिले हो रहे हैं मेंसेस तो, और रेगुलराइज अगर हुए हैं मेडिसिन से तो वो कुछ आगे जाके रेगुलर होना चाहिए। इसके लिए अनुलोम विलोम करना जरूरी रहता है। ओके। कि आजकल बहुत सारी स्त्रियों में मेनोपॉज बहुत जल्दी होने लगा है, मतलब कई स्त्रियों में तो 35-36 की एज में भी मेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। 8-9 साल की लड़कियों में भी मेनार्च चालू हो गया है। तो इसके क्या कारण है कि ये सारी चीज़ें इतना जल्दी होने लगी है? लेकिन अगर हम छोटे बच्चे जो रहते हैं उनका रहन सहन बड़ों की तरह अगर करेंगे तो उसमें विकृतियाँ देखने के लिए मिलती है। जब भी हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में भी नहीं को मतलब खूब स्ट्रेस आ रहा है, लाइक दैट कॉन्वर्सेशन हैपेंस। सो ये स्ट्रेस क्यों आ रहा है इतने छोटे बच्चों में? स्तन रोग है अगर स्त्री को तो उसका गर्भाशय से कुछ ना कुछ लिंक मिलता ही है, या एक प्रकार का योनि व्यापक से उसका लिंक मिलता है। तो ऐसे क्यों होता है? अगर पीरियड्स में दिक्कतें है तो उसके लिए स्तन के ऊपर लेप लगाना ये भी एक अलग चिकित्सा हम कर सकते हैं। सो इस तरीके से भी कहा गया है। इवन शाकुंतल में भी इसके रेफरेंसेस मिलते हैं। अच्छा, बाकी स्त्री की बीमारियों का उसके गर्भाशय से क्या लिंक होता है?